तो हम जो है वो क्या पढ़ रहे थे? तो असल में हम चैप्टर जिस पे मौजूद थे वो था चैप्टर 9 और उसमें हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है। उसे हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर में कि यहाँ पे प्लाज्मिड की बात की जा रही थी कि ये प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि व्हाट आर प्लाज्मिड जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। ये पहली बात ये है कि ये स्मॉल होते हैं, सर्कुलर यानी गोल होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी एक्स्ट्रा का मतलब होता है एडिशनल। जिस तरीके से आपको पता है गाड़ी में भी एक स्पेयर व्हील होता है, इस तरीके से ये स्पेयर व्हील है। ये किस लिए होता है? ये रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। रेप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डीएनए को कहते हैं। ये भी आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा जो बॉटनी में है कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। और एक डीएनए से 2 डीएनए बनने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? यानी दरअसल कहते हैं जब ये नॉर्मल डीएनए डिवाइड होगा तभी ये प्लाज़्मिड डिवाइड नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट है, ये वैसे भी डिवाइड होते रहते हैं। देखिए अभी ये डीएनए डिवाइड नहीं हुआ, ये डिवाइड होके 2 बन गए। तो ये दरअसल कहते हैं इंडिपेंडेंट है, दैट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मेन डीएनए। डीएनए पर ये डिपेंड नहीं करते। और दरअसल कहते हैं कि ये क्यों होते हैं? ये दरअसल कहते हैं आर्ची बैक्टीरिया में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं। जिस यूकैरियोट में होते हैं उसका नाम यीस्ट है, कि ये यीस्ट में भी पाए जाते हैं। यही वो ख़ास बात होती है, जब बच्चों ने नोट नहीं की होती तो एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पूछते हैं कि नेम द यूकैरियोट इन व्हिच प्लाज्मिड प्रेजेंट, और उसमें ऑप्शन में उन्होंने बैक्टीरिया भी दिया हुआ होता है, इकोलाई भी दिया होता है। सारे बच्चे बैक्टीरिया को टिक कर रहे होते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि कौन सा यूकैरियोट है। यूकैरियोट उसे कहते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो है यीस्ट। और यीस्ट के बारे में अगर आपको कुछ बातें बताई जाएं तो फिर दरअसल कहते हैं कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा कि यीस्ट क्या चीज़ है। या हो सकता है आपको पहले से पता हो तो ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपको पहले से ना पता हो तो फ़ायदा हो जाएगा कि व्हाट इज़ यीस्ट। यीस्ट में भी ये पाया जाता है, ह्यूमन वगैरह में ये नहीं होते। ये बात जो है वो ख़ास है। तो अगर यीस्ट को देखा जाए कि व्हाट इज़ यीस्ट, यीस्ट एक फंगस का नाम है जो दरअसल होती है जैसे डो वगैरह है उसको स्वेल करने या फुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये है दरअसल सारी तारीफ किसके मुतालिक? ये सारी मुतालिक है यीस्ट की, कि यीस्ट दरअसल एक फंगस का नाम है और ये दरअसल बेकिंग में इस्तेमाल होता है और कुकिंग के लिए इसे लिविंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिविंग एजेंट का मतलब होता है वो जो डो को स्वेल कर देता है, स्वेल यानी फुला देता है। और इस तरीके से डो किसे कहते हैं? आटे के पेड़े को कहते हैं। जैसे आजकल डोनट भी होते हैं, तो डोनट वो डो ही के नट होते हैं। और ये कन्वर्ट करता है जो फूड की जो शुगर होती है, उसको दरअसल ये ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जब इनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और इस तरीके से देखें ये यूज़ की तस्वीर है, बाकायदा इनकी पूरी कॉलोनी होती है, बटन के ज़रिए डिवाइड होते हैं। आजकल जो होते हैं इनको ड्राई करके बेचा जाता है और बाकायदा ये टिन और साशे के पैकेट्स में यीस्ट बिकती है। इसको हम डबल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि आपको पता है डबल रोटी का पेड़ा इतना छोटा होता है और ये फूल कर इतना बड़ा हो जाता है। किसकी वजह से? पिज़्ज़ा वगैरह में जो है वो भी यीस्ट की यूज़ की जाती है फुलाने के लिए उसको। तो ये जो यीस्ट है दरअसल ये फंगस है, तो हम इसके साथ कितना ज़ुल्म करते हैं कि इसको ज़िंदा जला देते हैं, इसलिए कि ये लिविंग होती है। ये आपको जो पाउडर नज़र आ रहा है, ये लिविंग है, ये डेड नहीं है। इस तरीके से जो मुर्गी के अंडे होते हैं, अगर हम उसे फ्रिज में रख लें तब भी वो खराब नहीं होते, वो भी स्टिल लिविंग ही रहते हैं। या सीड्स जो होते हैं, वो भी स्टिल लिविंग रहते हैं, हालाँकि वो ग्रो नहीं कर रहे होते। बहुत सारे उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो रुके हुए होते हैं लेकिन स्टिल दे आर लिविंग। इस तरीके से ये आपको पाउडर नज़र आ रही है तो ये लिविंग है। ये जब ब्रीथ करेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि जब ये इसके अंदर बंद होगी इस डो के इस पेड़े के साथ, तो दरअसल ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई इसमें नहीं होगी, इसलिए इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एक गैस बनती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही इसको फुला देती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपने डब्ल्यूटी वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे सुराख होते हैं, तो ये सुराख किस चीज़ के होते हैं? ये उसी के होते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आखिर इसको तोड़कर बाहर निकलती है। या इसी तरीके से कहते हैं कि अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर कोल्ड ड्रिंक को आप हिलाना शुरू कर दें, हिलाते रहें तो बोतल फट जाएगी। अगर आप उसका स्टॉपर, उसका कैप जो है वो खोलें नहीं और उसे हिलाएँ तो वो फट जाएगी। इसलिए कि जो गैस होती है वो ऐसे-ऐसे एक्सपेंड करती है और उसके लिए जगह चाहिए होती है।
वो बोतल को तोड़कर बाहर निकल आती है, ये पेड़े को तोड़कर बाहर निकल आती है, इसलिए डबल ओटी में बहुत सारे सुराख होते हैं। सही या नहीं? ये प्लाज्मिड जो होते हैं इनका क्या फंक्शन है, ये प्लाज्मिड क्यों होते हैं, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी किसी काम के होते हैं या नहीं? इनकी दरअसल कहते हैं जो एक एक्टिविटी होती है वो कॉलिसिन भी है। कॉलिसिन किसे कहते हैं? दरअसल कहते हैं कि ये अपने जैसे बैक्टीरिया को कुछ केमिकल डालकर मार देते हैं। जैसे देखिए ये कॉलोनी है ए और बी, तो देखिए यहाँ पे ये इतनी बड़ी कॉलोनी है बैक्टीरिया की जो छोटी होकर इतनी मुन्नी सी रह गई, इसलिए कि ये कुछ केमिकल बनाते हैं, उसे कॉलिसन कहते हैं। सिन का मतलब होता है किल करने वाला। कॉलेज इसे इसलिए कहते हैं कि ये काम ई कोलाई करते हैं। ई कोलाई वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे कॉलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, इसलिए हम उनको ई कोलाई कहते हैं। उनके नाम का जो पहला हिस्सा है वो एस्चेरिशिया, एस्चेरिशिया, या बहुत से लोग उसको एस्केरिकिया भी पढ़ते हैं, मर्जी है आप उसे क्या भी पढ़ें। लेकिन जर्मन साइंटिस्ट है, उसमें ई कोलाई जो है कहते हैं इन्होंने डिस्कवर की एक एंजाइम, और उन्हें ये पता है डिस्कवर किया एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1978 में इन तीनों को, वन एबर, डेलेनेथन एंड हैमिल्टन स्मिथ को। किस चीज़ के ऊपर इन्होंने देखें काम किया था 1960 में, और नोबेल प्राइज 60 में नहीं मिला था, इन्हें मिला था 78 में, 18 साल के बाद। इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया इसलिए कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में, और वो इसे क्या कहते हैं? इसको खाना दे तो वो सेफ ही होता है। यस, ये कोई डिस्ट्रक्शन तो कोई नहीं करती या यीस्ट वगैरह, इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कहते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया वायरस है, उस बैक्टीरियोफेज को किल करने के लिए, रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल बनाता है डो में। यस, डो रोटी में, चाहे रोटी में इस्तेमाल करें, यस खा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम पीते हैं या नहीं पीते? कार्बन डाइऑक्साइड तो हम पीते भी हैं कोल्ड ड्रिंक के तौर पर। ये बैक्टीरियम जो होते हैं जिसे इन्होंने हासिल किया था, ये एंजाइम, इसका नाम इकोलाई था, इकोलाई। इसे पढ़ते हैं, आपको पता है चूंकि ये जर्मन साइंटिस्ट है जिसने इसका ये नाम रखा था, जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो जर्मन जो होते हैं वो सी एच को एस एच से पढ़ते हैं, वो सी एच को एस एच पढ़ते हैं, यानी शीन से पढ़ते हैं, के से नहीं पढ़ते। इसी वजह से इसको पढ़ते हैं एशरीशिया कोलाई। कोलाई इसलिए कि वो बैक्टीरिया हैं जो कॉलन में रहते हैं, और इनकी लाइफ साइकिल जो होगी वो तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी अगर आपको याद होगा, हो सकता है अभी तक वो याद ना हो। ये कहते हैं कि ये एंजाइम जो है इसने एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, जबकि डीएनए को हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। अगर ये एंजाइम डिस्कवर ना होता तो ऐसा नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर है कि ये वायरस दिखाया गया है कि वायरस इस बैक्टीरिया में जिसका नाम ई कोलाई में एंटर हो गए हैं, वहाँ पे इसमें डिवाइड होना शुरू हो गए हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है इसको किल करने के लिए यहाँ पे एंजाइम बनाता है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इसको रिस्ट्रिक्शन इसलिए कहते हैं कि इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस, क्योंकि ये वायरस की ग्रोथ को रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और इसको डीएनए कटर इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली वो डीएनए को कट कर देता है, किसके? वायरस के। और यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे आगे जाके इसमें 4 हैं और 4 से फिर सिर्फ एक वायरस रह गया, इसलिए कि इसने बाकी को अपने इस एंजाइम के थ्रू मार दिया। राइट। तो दरअसल कहते हैं कि डीएनए कटर क्या चीज़ है? डीएनए कटर एक एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक कर देता है। ये ब्रेक में क्या ब्रेक आता है? जैसे इस डायग्राम में है, ये एंजाइम हम यूज़ करते हैं इस प्लाज्मिड को कट करने के लिए। ये प्लाज्मिड जो है वो कट हो जाता है इससे, और ये दरअसल कहते हैं ये खास साइट होती है जहाँ से ये कट होता है, एक पर्टिकुलर साइट जहाँ पे दरअसल कहते हैं जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं रिपीट हो रहे होते हैं। ये GAATTC क्या है? ये GAATTC क्या है? तो दरअसल कहते हैं जी ग्वानिन, ए एडेनिन, टी थायमिन, सी साइटोसिन। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए में होते हैं,
अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा हो तो ये आपने सुने होंगे। जहाँ पे देखें रिपीट हो रहे हैं, 2 ए आ रहे हैं या 2 टी आ रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ पे एंजाइम एक्ट करते हैं और इसको क्लीव यानी ब्रेक कर देते हैं। यहाँ से ये ब्रेक हो गए और आपको पता है कि ये जो 2 एंड बाकी बच गए हैं इसको स्टिकी एंड कहते हैं। ये काम कौन करता है? एक एंजाइम। इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर कटर या डीएनए कटर भी कहते हैं, इसलिए कि डीएनए को कट कर देता है। किसके डीएनए को? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर डीएनए। किसका? बैक्टीरिया का। तो ये जो गोल डीएनए है देखिए यहाँ पे ये कट हो गया इस एंजाइम की वजह से, इसलिए हम इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और इसको डीएनए कटर भी कहते हैं। और इसके और बहुत सारे नाम भी हैं और ये सारे हमारी बुक में मुख्तलिफ चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका और भी कोई नाम है। यस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक और नाम है, इसको एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, इसको रिस्ट्रिक्टेज भी कहते हैं इसलिए कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं इसलिए कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, और सीजर इसलिए कहते हैं कि कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। चूंकि ये डीएनए को ब्रेक करता है इसलिए इसको डीएनए कटर भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये एंजाइम जो है वो डीएनए को ब्रेक कर देता है एक खास साइट से, इसको स्पेसिफिक साइट कहते हैं। स्पेसिफिक साइट वो होती है जहां पे न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे ए आ जाए कहीं एक जगह, या टी आ जाए कहीं एक जगह, या सी आ जाए एक जगह, या जी आ जाए एक जगह। तो दरअसल कहते हैं जहाँ पे ये रिपीट होते हैं वहीं पे ये एक्ट करते हैं। कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अगर हमें और कोई बात पढ़नी हो तो आपने ये भी पढ़ी होगी शायद, कि जैसे ये देखिए एक दूसरी डायग्राम है कि डीएनए जो है, डीएनए वो वायरस का एंटर होता है। ये वायरस है, इस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज है। ये क्या करता है? अपने डीएनए को एंटर करता है। ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का क्रोमोसोम। तो ये अपने इसको एंटर किया। इस बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड है उसने एक एंजाइम बनाया और एंजाइम से इसके डीएनए ब्रेक हो गए। ये जो रेड कलर के थे ये देखिए ये बने और ये तबाह हो गए, उसकी वजह से, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। तो दरअसल कहते हैं दिस इज द एंजाइम ऑफ बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया का एंजाइम है जो रिस्ट्रिक्ट करता है रेप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ वायरस को। वायरस जीनोम, जीन्स, वायरस के जो जीन्स होते हैं उनको जीनोम कहते हैं। तो ये सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से होता है। तो ये हैं तफसीलात के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, कहाँ पर होता है, इसके बारे में अगर हमें पता हो। इस तरीके से देखें, ये स्ट्रक्चर है लैक्टोज का। आपको पता है कि लैक्टोज बनता कैसे? कंडेंसेशन से बनता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, जब किसी से रिमूव कर लिया जाए वाटर, या डिहाइड्रेशन। ये एक ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है। ये दरअसल कहते हैं कि अगर इन्हें हमने ब्रेक करना है इस लैक्टोज को, लैक्टोज, तो यहाँ पे अगर इसके वाटर को रिमूव कर दिया जाए, इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। रिमूव कर दिया जाए तो हम इसे कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। जो एंजाइम है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, वो एक्ट करता है इस बॉन्ड पर। ये कौन सा बॉन्ड है? ये केमिस्ट्री में आपने बॉन्ड पढ़ा है और ये बायोलॉजी में पूछते हैं। ये डायग्राम के बॉन्ड है, इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं और ये एक एंजाइम ब्रेक कर रहा है और इस तरीके से इसके लिए वाटर की ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ पे एच और ओ एच आ गए हैं। देखिए यहाँ पे एक ओ एच आया और एक यहाँ पे एच आया। ओ तो पहले से, देखें ओ यानी ऑक्सीजन पहले से मौजूद है यहाँ पे, वो तो मौजूद थी, लेकिन एच और ओ एच पानी से आई। ये पानी के 2 हाइड्रोजन और ये पानी का 1 ऑक्सीजन। तो अगर हम लैक्टोज की ब्रेक डाउन करें तो ये हाइड्रोलिसिस की जाती है। और ये इस तरह भी दिखाई गई है कि देखें ये बॉन्ड है जिसको तोड़ना है। जब इसको तोड़ते हैं तो वाटर को ऐड करना पड़ता है, और अगर जब हम ऐड करते हैं तो इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर इस रिएक्शन को उल्टा चला दें, उल्टा, ये एरो इधर की जगह इधर हो जाए, तो फिर क्या होगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे, यहाँ पे -H2 हो जाएगा और उससे लैक्टोज बन जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस एंड डिहाइड्रेशन आर
रिवर्स प्रोसेसेस, रिवर्स ऑफ ईच अदर। हाइड्रोलिसिस में पानी को ऐड करते हैं और डिहाइड्रेशन पानी को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है या नहीं? तो ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो तो ज़रूर आपने पढ़े होंगे, आपको आते भी होंगे, एक्सपेक्ट तो यही किया जाता है। इसलिए कि जो इससे ये सारी रिलेटेड हैं, बच्चे ये कहते हैं ये कहाँ से आ गए बायोलॉजी में, ये तो नहीं है। भई नहीं है, वो किसी न किसी रेफ़रेंस से जैसे फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है या केमिस्ट्री है, तो उसमें वो चीज़ें आ रही हैं। तो इस वजह से आपको इस सारी चीज़ों के मुतालिक पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको प्लाज़मिड के बारे में बताया, बायोटेक्नोलॉजी की बताया कि बायोटेक्नोलॉजी वो होती है जो जेनेटिक और इंजीनियरिंग को हम इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेशन या जीन्स को यूज़ करने के लिए। अगर जीन किसी का चेंज कर दिया जाए तो उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का नाम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी है। इससे कि जीन्स को एक जगह से प्लेस करके दूसरी जगह फिट कर देते हैं। राइट या नहीं? तो ये सारी स्टोरीज़ अगर आपको समझ आ रही हों, तो फिर दरअसल कहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, तो फिर आपको ये समझ आएगा। और अगर ना ही हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया, ये बैक्टीरिया से लिए जाते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर अवेलेबल इन, उसमें बैक्टीरियोफेज भी लिखा होता है, वायरस भी लिखा होता है, बैक्टीरिया भी लिखा होता है, तो आंसर बैक्टीरिया है। आंसर बैक्टीरिया है। राइट या नहीं? इसलिए कि अगर ये आंसर आपको ना पता हो, बच्चे कहते हैं कि बुक में कहाँ लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है। बच्चों को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन वो क्या करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। बस उन्हें फिनोमेना जो होता है, वो दरअसल कहते हैं कि उन्होंने सरसरी से देखा होता है कि भई इसमें ये होता है ना, बस इसमें ज़्यादा तफ़सील में जाने की क्या ज़रूरत है? तो बाज़ औक़ात आपको जो है, वो डिटेल पता होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी हो जाए। इसलिए कि दरअसल आपका जो मेन मकसद है, वो यही है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी पास करना है, ताकि क्या हो, आप सेकंड ईयर में जा सकें। और ये शायद आपको ये भी पता हो कि जो आपका सेकंड ईयर है, दिस इज़ इक्वल्स टू 2 इयर्स। और 2 इयर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद आपको पता हो, कि इसी के ऊपर बेस करेगा क्या चीज़, मेडिकल में जाना। आपका फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है, वो भी इसी पर बेस कर रहा है। जो सेकंड ईयर का आएगा, सेम वही फर्स्ट ईयर का। इसी वजह से इसी वजह से अभी तक क्या हुआ है, ये कहा गया है कि ऐसा किया जाएगा। ठीक है या नहीं? तो डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया, आरडीएनए के पता चल गया, बायोटेक्नोलॉजी के मुतालिक पता चल गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चल गया, लाइगेज एंजाइम के बारे में मुतालिक पता चल गया। तो अगर ये सारी बातें अगर आपको पता चल जाएँ, तो फिर स्टोरी आसान हो जाती है। अब ये जो प्रोसेसेस रह गए हैं, ये किस तरह से होते हैं, ये अब हमने पढ़ना है। ठीक है या नहीं? क्लोनिंग क्या चीज़ होती है? क्लोनिंग, व्हाट इज़ क्लोनिंग? एक ही टाइप के सिमिलर टाइप की चीज़ें प्रोड्यूस करना। जैसे देखिए एक बैक्टीरिया ये अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेगा। तो इस तरीके से आइडेंटिकल कॉपीज़ को ही हम क्लोनिंग कहते हैं। अगर वो जीन्स की कॉपी बन रही हो, तो जीन क्लोन, अगर ऑर्गेनिज़्म की कॉपी बन रही हो, तो ऑर्गेनिज़्म क्लोन। ये जो सारी चीज़ें देखें, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मुतालिक बताया जाएगा। अब हम वो पढ़ लेते हैं, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है प्रोसेस। और ये है कौन-सा प्रोसेस? ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुतालिक। और ये जो है देखिए अब ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये नोट्स की हैं और यही हैं जो आपने एग्ज़ाम के लिए याद करनी है। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का एक मेथड है, जिसमें हम जी जेनेटिक मटीरियल जो है किसी भी ऑर्गेनिज़्म का चेंज कर लेते हैं। स्पेशली जो होता है वो प्लाज़्मिड बैक्टीरिया के इस्तेमाल किए जाते हैं, फ़ॉरेन जीन्स के वेक्टर के तौर पर। वेक्टर उसे कहते हैं जो जीन को कैरी करता है। वेक्टर उसे कहते हैं जो जीन को कैरी करता है। जैसे ये प्लाज़मिड को इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर के तौर पर। इसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बेसिक स्टेप हैं वो 4 हैं। पहले सिलेक्शन ऑफ द बैक्टीरियम है कि पहले बैक्टीरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरिया जिसमें रिक्वायर्ड जीन हमारे मौजूद हों। जैसे यहाँ पे वो बैक्टीरिया जिसमें लेग ज़ेड मौजूद हो। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए, फिर आरडीएनए बनाया जाता है, आइसोलेट करने के बाद।
फिर इंसर्ट करते हैं इसी आरडीएनए को होस्ट के सेल में, और फिर होस्ट के सेल में वो मल्टीप्लाई होते हैं, और इसी तरीके से फॉरेन जीन की कॉपीज या फॉरेन जीन के क्लोन बनते हैं, और इस तरह से जो हमारे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब हम दरअसल इन 4 जो है स्टेप में सबसे पहले स्टेप को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? आरडीएनए बनाने के लिए, आरडीएनए किसे कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, वो जिसका कॉम्बिनेशन चेंज किया गया हो, वो जिसके जीन्स को चेंज किया गया हो। तो दरअसल कहते हैं इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें एक वेक्टर चाहिए, जिसमें जो जीन्स जिसमें हम रखेंगे। दूसरा, जीन्स को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। फिर दरअसल कहते हैं उसमें नया जीन फिट करने के लिए एंजाइम जोड़ने के लिए भी चाहिए, उस एंजाइम को हम लाइगेज एंजाइम कहते हैं। जो तोड़ने वाला एंजाइम है, ब्रेक करने वाला, उसे हम रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। जो ज्वाइन करने वाला है, जो लिक करने वाला है, जो ज्वाइन करने वाला है, उसको लाइगेज कहते हैं। वेक्टर के तौर पे हम आमतौर पे प्लाज्मिड यूज करते हैं। वेक्टर के तौर पे हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, इसलिए कि वेक्टर जो है उसमें इजीली प्लाज्मिड में जीन्स को फिट किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। तो इसके अंदर दरअसल कहते हैं कि वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर? तो दरअसल कहते हैं वेक्टर जो होता है वो एजेंट होता है या वो कैरियर होता है जो जीन को ट्रांसफर करता है, कहाँ से? एक से दूसरे में। और यूजुअली जो होते हैं वो बैक्टीरिया भी वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस भी प्लाज इसके तौर पे इस्तेमाल होता है। और बहुत कम हम यीस्ट को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। ये एमसीक्यू में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ वेक्टर। तो अगर उसमें बैक्टीरिया लिखा हो तो भी सही है, प्लाज्मिड लिखा हो तो भी सही है, बैक्टीरियोफेज लिखा हो तो भी सही है, यीस्ट लिखा हो तो भी सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए, यूजुअली किसे यूज करते हैं, तो आम तौर पे हम प्लाज्मिड यूज करते हैं यूजुअली। यानी देखें ये वर्डिंग जो है वो आंसर्स चेंज होते हैं। आम तौर पे हम प्लाज्मिड यूज करते हैं, इसलिए वेक्टर के तौर पे। वेक्टर क्या होता है? जिसमें जीन रहता है। अगर देखें हम प्लाज्मिड हैं क्या, व्हाट आर प्लाज्मिड? एक्चुअली प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो सर्कुलर यानी गोल होता है। आपको पता है जो नॉर्मल डीएनए है वो हेलिकल होता है, ऐसे। हेलिकल का मतलब होता है स्प्रिंग के जैसा, जबकि ये सर्कुलर डीएनए ऐसा नहीं होता, ये गोल होता है, गोल। और इस तरीके से कहते हैं कि इसका काम क्या है, इसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसका काम क्या है? वैसे तो दरअसल कहते हैं ये प्रोकैरियोट्स में होता है, सिर्फ एक यूकैरियोट में है जिसका नाम यीस्ट है। और इसका फंक्शन क्या है? ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बैक्टीरिया की फर्टिलिटी को। ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देता है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के किल करने की इसी प्रॉपर्टी को कोलिसिन कहते हैं। और दरअसल कहते हैं ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है। तो ये हैं कि दरअसल कहते हैं बैक्टीरिया के डिवीजन में हेल्प करता है, कि वो डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरीके से उसके जो नेबरिंग बैक्टीरिया उनको किल करता है। इसी तरीके से ये एंटीबायोटिक से बचाता है। तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया में मुख्तलिफ एंटीबायोटिक से बचने के लिए इस तरीके से कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्यों हो जाते हैं। कहते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी एंटीबायोटिक होती है उसे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक खिलवाते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं। इससे कि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? ये उन्हीं जीन्स की वजह से होता है जो इस प्लाज्मिड पर प्रेज़ेंट होते हैं। कोलिसिन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ कोलिसिन? कोलिसिन का मतलब होता है कि दरअसल कहते हैं ये बैक्टीरियोसिन है। बैक्टीरियोसिन का मतलब होता है बैक्टीरिया किलर। ये खास बैक्टीरियोसिन है, ये एक खास केमिकल है जो एक खास बैक्टीरिया में होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम इकोलाई है, जिसको शॉर्ट में हम कोलाई भी कहते हैं। कोलाई इसीलिए कहते हैं, कोलिसिन का मतलब होता है किल करना, और कोली का मतलब होता है कोलाई, बैक्टीरिया का केमिकल जो कि किल करता है। कोलाई क्या चीज़ है? एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है। इनका कंपटीशन डेवलप होता है, यानी आपस में compete करते हैं फूड के लिए। इस तरीके से एक बैक्टीरिया मर जाते हैं, बाकी दूसरों को रिसोर्स मिल जाते हैं। ये हमने कल की इसमें भी बात की थी कि जीएफ गॉस का भी यही कहना है। वैसे ये होता किस लिए? ये हैं दरअसल एक कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये कोलिसिन का काम करता है, यानी नेबरिंग बैक्टीरिया को मार देता है।
फर्टिलिटी का काम करता है, यानी रिप्रोडक्शन का, ये डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया का काम करता है, और एंटीबायोटिक से बचाता है किसको? बैक्टीरिया को। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है यूज ऑफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो होता है एक गोल सर्कुलर बैक्टीरिया में पाया जाने वाला डीएनए है, जो क्या करता है, जो हम कैरियर के तौर पर यूज करते हैं। इसमें हम फॉरेन जीन को रखते हैं दूसरे होस्ट तक पहुंचाने के लिए। फॉरेन जीन को रखा जाता है दूसरे होस्ट तक पहुंचाने के लिए। और इस तरीके से जो आरडीएनए है उसके लिए वेक्टर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और उस वेक्टर के क्लोन बनाते हैं। क्लोन यानी जैसा वो बैक्टीरिया होता है वैसे ही दूसरे बैक्टीरिया तैयार होते हैं। जैसे आपको पता है, ये देखिए जैसे बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमने एक जीन डाल दिया है, अब ये नए जीन के साथ काम करेगा, तो इस तरीके से नए बैक्टीरिया बन जाएंगे। एक ही टाइप का बैक्टीरिया डिवाइड होकर बहुत सारे बैक्टीरिया बना दे, इसी को हम कहते हैं सिमिलर कॉपी बनाना, इसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, इसलिए कि ये डीएनए को ब्रेक कर देता है। और ये कहाँ से हासिल किया जाता है? ये दरअसल कहते हैं कि प्लाज्मिड को कट करने के लिए यूज करते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से आते हैं? ये भी बैक्टीरिया से ही हासिल किए जाते हैं। यानी जो डीएनए कटर है वो भी बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है। डीएनए कटर करता क्या है? ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इसको कट कर देता है। यहाँ पे आप देखिए इसको कट कर दिया गया है और ये डीएनए को अलग कर लिया गया है। ये डीएनए का पीस अलग कर लिया है, डीएनए के फ्रैगमेंट या पीसेस को ब्रेक कर दिया गया है। तो वो एंजाइम जो डीएनए को ब्रेक करते हैं उन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ये हमने ब्रेक क्यों किया है? इसे हमने ब्रेक इसलिए किया कि यहाँ पे हमें दूसरा जीन फिट करना है। दूसरा जीन जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो हम यहाँ पर फिट करेंगे। इसका अपना जीन जो है वो निकाल देंगे और इसकी जगह अपना जीन फिट कर देंगे। और ये काम जो है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए कि इसकी एप्लीकेशन आगे भी आएगी। ये जो दरअसल कहते हैं कि ये करता क्या है, तो दरअसल कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि 1960 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये वायरल ग्रोथ को रोकता है और ये क्या करता है? डीएनए को ब्रेक कर देता है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये रीजन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज आल्सो नोन एज डीएनए कटर या मॉलिक्यूलर सीजर। इसे मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए कहते हैं कि ये ब्रेक करने के काम आता है। किसको? डीएनए को। सर जो जीन हमने रिमूव करेंगे तो उसका क्या करेंगे? अभी आके सुने तो सही ना पूरी स्टोरी कि आगे होगा क्या। सबसे पहले क्या करते हैं? एक प्लाज्मिड लेते हैं। प्लाज्मिड कहाँ से लाते हैं? बैक्टीरिया से लेते हैं। कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं? इकोलाई यूज कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? इसकी डीएनए को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? एंजाइम चाहिए होगा। कौन सा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको ब्रेक करेंगे। फिर लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे इसको जोड़ने के लिए। आगे क्या होता है? दरअसल जो दो एंड हो जाते हैं फ्री एंड इस डीएनए के, उनको हम स्टिकी एंड कहते हैं। हम स्टिकी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे फॉरेन जीन फिट हो जाएगा। फॉरेन जीन जो हमारी मर्जी का जीन हम इसमें फिट करना चाह रहे हैं वो इसमें फिट हो जाएगा। सही या नहीं? इसलिए हम इसे कहते हैं स्टिकी एंड, ये चिपकने वाले एंड। जैसे कुछ लोग चिपकू होते हैं, इस तरीके से ये भी ऐसे ही हैं। 10 मिनट के बाद हमारा इसका टाइम भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दरअसल फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे दरअसल दूसरा एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम होता है लाइगेज। ये क्या करता है? स्टिकी एंड जो रिस्ट्रिक्शन से एंजाइम से हमने डीएनए को ब्रेक किया है उनको एक नए पीस के साथ ज्वाइन कर देता है। इसमें एक नया पीस फिट करने के बाद इसको ज्वाइन किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पर जो दो स्टिकी एंड बनते हैं, ये एक डीएनए है। ये कौन सा डीएनए? ये प्लाज्मिड का डीएनए है। यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है जहाँ पे ये रिपीट होते हैं। फिर इसके बाद जब ये ब्रेक होते हैं तो इसको जोड़ना भी होता है कि इसके अंदर नया जीन फिट करना है। नया जीन, ये देखिए यहाँ पे ये नया जीन फिट करने के बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं। अभी ये डीएनए ब्रेक हुआ है, फिर इसमें एक नया जीन आएगा, इसे फॉरेन जीन कहते हैं। फॉरेन जीन यानी नया जीन जो हमने फिट किया है, अपनी मर्जी का जीन। ये इंसुलिन बनाने का जीन भी हो सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने का जीन भी हो सकता है, ये कोई और एंटीबायोटिक बनाने का जीन भी हो सकता है। कोई भी जीन हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। राइट, ये हमने फिट कर लिया।
यानी इंसर्शन ऑफ द डीन होता है कि इसके अंदर हमने फिट किया किसकी वजह से, इसकी वजह से। यहाँ पे लिखा है आफ्टर डीएनए फॉर्मेशन, जो सेकंड स्टेप है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो इंसर्शन ऑफ आर डीएनए है इनटू द होस्ट सेल। फिर इसको होस्ट में ले जाया जाता है। ये जो प्लाज्मिड है, पहले देखिए हमने ये यहाँ से एंजाइम से इसको तोड़ा, फिर इसके अंदर नया जीन फिट किया। फिर दरअसल कहते हैं कि इसको किसी होस्ट में रखा जाता है जहाँ पे इसकी डिवीजन होनी होती है। और फिर दरअसल कहते हैं कि इसको हम ट्रीट करते हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया में। यहाँ पे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, इससे ये प्लाज्मिड अंदर नहीं जाते, इसलिए कि प्लाज्मिड बड़े होते हैं, इसमें जो सुराख होते हैं वो छोटे होते हैं। इससे ट्रीट किया जाता है CaCl2 के साथ, और TlCl2 इसकी परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है, इसके होल को बड़ा कर देता है, जिससे इजीली प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। ये बात भी जो है वो MCQ में पूछी जाती है, और ये बात जो होती है वो रीजन में भी पूछी जाती है कि प्लाज्मिड जो है वो तो लार्जर साइज के होते हैं, हाउ दे कैन गो थ्रू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम। इसलिए कि बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेल वॉल कहते हैं, इसकी जो अंदर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। कहते हैं ये तो यहाँ से अंदर जा ही नहीं सकता, ये प्लाज्मिड इतने बड़े होते हैं, तो इससे दरअसल कहते हैं इसकी सेल वॉल को ट्रीट करते हैं CaCl2 से, जिसकी वजह से इसके अंदर बड़े बड़े सुराख बन जाते हैं, और फिर ये प्लाज्मिड आराम से अंदर चले जाते हैं। ये कौन सा प्लाज्मिड है? ये वो प्लाज्मिड है जिसके जीन को हमने चेंज किया है, और वो जिसके हम सर एक जीन को चीज चेंज करते पूछनी है हैं। यहीं पर। जी, पूछें। सर फिर इसे जो है हम वेक्टर बैक्टीरिया के कैसे वॉल से कैसे निकालते हैं? होस्ट में इस तो हम डाल देते CaCl2 के जरिए, लेकिन फिर हम्म, वेक्टर के उसमें कैसे निकालते हैं? तो जब हमें निकालने की जरूरत पड़ती है तो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, और मैंने आपको बताया था कि आइसोलेशन टेक्निक है, इसलिए कि जिस बैक्टीरिया से हम इसको निकालते हैं उसमें हमें वापस नहीं डालना होता, इसलिए हम इसको हिफाजत से नहीं निकालते, इसलिए उसको तो दरअसल सर तोड़ देते वो तो हैं। फिर डेड हो जाता होगा यस, वो तो डेड हो फ्रेगमेंट्स जाता में है, वो यस, तो। इसलिए कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड। उस बैक्टीरिया जिससे हमने इसको निकाला है उसमें वापस नहीं डालते, हम दूसरे में डालते हैं। जी। और ओके दूसरा सर। दरअसल वो होता है कि आपको शायद पता हो कि जो इंसुलिन है वो एक जो है हार्मोन है, और ये जो है वो अमाइनो एसिड का बना होता है। इसलिए कि आपको शायद पता हो कि अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा है कि हॉर्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन का मतलब होता है कि वो अमाइनो एसिड्स के बने अमाइनो होते हैं, ग्रुप, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, राइट या नहीं। तो यहाँ पे दरअसल हमने क्या करना है इसको, वो अमाइनो एसिड जो हम में होते हैं यानी ह्यूमन में होते हैं, वो बैक्टीरिया में तो नहीं होते, वो अमाइनो एसिड भी हमें इसको देने पड़ते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया हमें प्लाज्मिड बनाकर ये जो है इंसुलिन बनाकर दे, तो इसके पास जो है ह्यूमन के इंसुलिन बनाने के अमाइनो एसिड नहीं हैं, ये भी हमें देने पड़ेंगे पहले इसको, राइट या नहीं। क्या फिर ये खुद सर से हम बना इनका लेगा, कल्चर करेंगे ना? या इसको कल्चर कल्चर। करेंगे, यस, ठीक है या नहीं। तो इसमें स्टोरी में ये राइट। है कि आप में इसमें क्लोन जीन बनाए जाते हैं, क्लोन प्लास्मिड बनाए जाते हैं, या क्लोन की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक ही लफ्ज कहते हैं, एक की के लिए हम कई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम कहें कि उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी या प्लास्मिड डिवाइड होगा या उसके जीन डिवाइड होंगे, इस सब के लिए हम क्लोन का वर्ड यूज करते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, ये होस्ट में जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यानी डिवाइड होगा, एक से दूसरे बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएंगे। तो दरअसल कहते हैं यहाँ पर फिर ऐसा होगा कि ये जो डीएनए हमने इसमें आर डीएनए उसे कहते हैं जिसके जीन को चेंज किया गया हो, ये इसका अपना ओरिजिनल जीन नहीं है, ये इसमें फॉरेन जीन लगा हुआ है, वो जीन जो हमने अपनी मर्जी से डाला है इसमें। किस तरह से करके, पहले हम डीएनए को ब्रेक करते हैं, और इस तरीके से नया जीन फिट करने के लिए लाइगेज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं कि ये इसमें जाकर फिट हो जाए। फिर दरअसल कहते हैं कि इसमें होस्ट में ये जाके डिवाइड होता है, कितनी देर में डिवाइड होगा ये चैप्टर 7 से पता चलेगा कि ये कितनी देर में डिवाइड होगा। और मैंने आपको बताया कि कितनी देर में डिवाइड होगा, 20 मिनट्स में। इसलिए कि बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं फिशन से, और फिशन 20 मिनट्स में होती है, राइट या नहीं। आगे फिर स्टोरी में क्या होगा, आगे फिर ये सर होगा सर कि ये यहाँ देखिए पे जो बाइनरी कुछ, यहाँ पे जो लेग्स साइट होगी वो हट जाएगी? जियोलेक्साइड साइट हट जाएगी, यस।
तो सर लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो तो जहाँ पे बेसिस की रिपीटिशन हो रही होती है वो खाली वो पार्ट हटता है ना, तो उसी यस, पार्ट को हम लैक्सेट बोलेंगे। वो दरअसल एक पर्टिकुलर जीन्स हैं, और जीन्स जो होते हैं वहां से ब्रेक होते हैं जहाँ पे वो रिपीट हो रहे होते हैं। ह्यूमन से भी जो इंसुलिन निकालेंगे वो भी वहीं से ब्रेक होगा। सही तो है या सर उसी नहीं? पार्ट को हम बैक्टीरिया में भी लैक्सेट बोलेंगे और ह्यूमन में भी लैक्सेट बोलेंगे, या नहीं, लैक्सेट अलग है? ये तो बैक्टीरिया का जीन है। जी। अच्छा, और लैक्सेट बैक्टीरिया के जीन है। सर ये जी, और लैक्सेट ही तो हमारे पास हटेगा। 37 सेकंड्स रह गए हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसलिए कि अभी ये क्लास फिर बंद हो जाएगी। राइट, इन थर्ड एंड लास्ट लेक्चर में जिसका लास्ट पॉइंट रह गया है, इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये दोबारा रिपीट भी हो जाएंगी और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी पूछे जा सकेंगे। राइट या नहीं? सर फिर ज्वाइन करना है? नहीं, फिर ज्वाइन नहीं करना, इसलिए कि फर्स्ट ईयर की क्लास है अब। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे ऑन टुमारोज लेक्चर। राइट? सर मुझे ये वाली चीज अभी भी नहीं समझ आई सर। क्या? अभी ये प्रोसेस अ, पूरा हुआ नहीं ना, इसमें कुछ बात जो है अभी बाकी है। देयर इज अ सीक्रेट विच इज स्टिल लेफ्ट। जी, तो दरअसल ये है कि सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद फॉरेन जीन्स, कि हमें फिर उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसके अंदर फॉरेन जीन मौजूद हैं या नहीं, यानी इसमें फिट हुए या नहीं हुए। राइट या नहीं? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि हम बैक्टीरिया को पालते हैं एक्स गैल पे। एक्स गैल क्या चीज़ है? या फिर दरअसल कहते हैं कि उसे एक एंटीबायोटिक में रखते हैं जिसका नाम होता है एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन। और इस तरीके से फिर हम उसमें देखते हैं एक्स गैल जो है वो दरअसल एक मॉडिफाइड शुगर है। तो दरअसल हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली देखिए, हमने इसमें जीन फिट कर दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें जीन फिट हुआ या नहीं हुआ। जीन फिट हुआ या नहीं हुआ। किसमें? बैक्टीरिया में। हमने एक जीन फिट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिट हुआ या नहीं। ये असल में आपका अभी क्वेश्चन है जो स्टिल अभी अनआंसर्ड है। राइट? यस सही है सर। या नहीं? अभी देखें, एंटीबायोटिक की बात भी की जाएगी कि भई ये एंटीबायोटिक क्या है। इस एंजाइम की बात भी की जाएगी। लेग जेड क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसी तरीके से इसमें वो फिट हो जाता है, ये कौन सी पोजीशन है जहाँ पे ह्यूमन के जीन फिट हो सकते हैं। तो ये जो है कुछ बातें हैं जो आपको कल के लेक्चर में पता चलेंगी। एक्स गैल क्या चीज़ है? एक्स गैल एक ख़ास किस्म की शुगर है जो हम खुद से बनाते हैं, और ये देखें ये फार्मूला है एक्स गैल का। इसके बारे में भी अगर आपको कल बताया जाएगा कि ये क्या है, फिर ये बात समझ आएगी। ठीक है या नहीं?